Yes. This chapter starts with the मुगल डायनेस्टी रूलर औरंगजेब. हमने इसमें औरंगजेब का बताना है. He was the last powerful मुगल रूलर. ठीक है. Who was the last powerful मुगल रूलर? औरंगजेब. ठीक है. फिर हमने ये बताना है in which year he died? 1707. आपको ईयर याद रखना है. In which year he died? 1707. जब उसकी डेथ हुई ना बच्चे, औरंगजेब की डेथ के बाद, तो जितने भी एरियाज उसके अंडर थे, धीरे 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 जितने भी सूबेदार या जो गवर्नर्स थे जो औरंगजेब के अंडर थे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब कोई पावरफुल रूलर नहीं था उनको कंट्रोल करने के लिए. सो एट दैट टाइम मैनी पीपल और मैनी किंग्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी, they became independent from Mughal dynasty. और सहज, हाँ जी, they became independent from Mughal dynasty. और इस तरह से दिल्ली, मुगल डायनेस्टी के टाइम पर में दिल्ली मेन सेंटर होता था, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद दिल्ली की इंपॉर्टेंस क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि अब औरंगजेब के अंडर जितने भी रूलर्स थे उसकी डेथ के बाद बहुत से ऐसे किंग्स थे जो औरंगजेब को अपना किंग डिक्लेयर करते थे, अब वो औरंगजेब के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हुए. क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब के जितना कोई पावरफुल रूलर नहीं था जो उन सबको कंसोलिडेट कर सके. ठीक है. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में एक तरफ मुगल डायनेस्टी का एंड हुआ और दूसरी तरफ किसकी एंट्री हुई? ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी. और इस तरह से हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई. कई बच्चे कहते हैं कि बहादुर शाह जफर जो है, उनको ये नहीं पता कि बहादुर शाह जफर जो है वो 1857, आप खुद सोचो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और हमने रिवोल्ट पढ़ा 1857, बहादुर शाह जफर. कई बच्चों को इतना नहीं पता कि इतना लंबा जो टाइम पीरियड है इसमें भी मुगल डायनेस्टी थी, उनको लेटर मुगल कहा गया. इसका मतलब है कि औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब के जो सन थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि पूरी दिल्ली को, पूरे इंडिया को कंट्रोल करके रख सके. उसके बाद लेटर सबसे लास्ट जो थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर. अगर आता है लास्ट मुगल एम्परर तो आएगा बहादुर शाह जफर. अगर आता है लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर तो कौन सा आएगा? औरंगजेब. ये याद रखो. अब आप, कई बच्चों को लगता है कि जो औरंगजेब हैं वो बहादुर शाह जफर के फादर थे, ऐसा नहीं है. आप देखो कितना लंबा टाइम पीरियड है, 1707 इन बिटवीन 1857 जो हमने रिवोल्ट पढ़ा है. बहादुर शाह जफर जो थे वो कौन थे? लीडर ऑफ रिवोल्ट. ठीक है. हाँ जी, इतना याद रखो. हाँ, उसमें जो रूलर थे वो भी मुगल डायनेस्टी. दे वर नॉट सो मच पावरफुल. हाँ जी, हाँ जी, वो इतने पावरफुल नहीं थे कि दिल्ली को कंट्रोल करें. और इजीली दिल्ली जो थी, दिल्ली किसके कंट्रोल में आ गई? किसके कंट्रोल में आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं. बहादुर शाह जफर, और उसके बाद जब हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब की डेथ हुई, ये पूरा टाइम पीरियड जो था, लेटर मुगल्स वर नॉट सो पावरफुल. देन इन द 1857 रिवोल्ट में आपने पढ़ा था कि चेंजेस क्या हुए थे? बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया था. एंड आपकी बुक में पिक्चर जो है, पिक्चर की इलैबोरेशन पढ़ो. बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉटसन. ठीक है. हु अरेस्टेड बहादुर शाह जफर? कैप्टन हॉटसन. ठीक है. तो ऐसे आपने जो पिक्चर्स हैं इनकी इलैबोरेशन लर्न करनी है. कैप्टन हॉटसन, HODSON, कैप्टन हॉटसन. So do thorough reading of first page. ठीक है. आफ्टर दिस ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट, कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इन बिटवीन हमारी कंट्री में जैसे ही मुगल डायनेस्टी वीक हो गई तो उसकी जगह किसने ले ली? ईस्ट इंडिया कंपनी. इसका मेन मोटिव तो था ट्रेड करना. इनका मेन पर्पस क्या था? ट्रेडिंग.
कौन सी गुड्स में इनकी ट्रेडिंग होती थी? ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड कहाँ पे थी? यूरोप। मैनी थिंग्स वर डिमांडेड इन यूरोपियन कंट्रीज। और इंडिया की कौन कौन सी जो है वो चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, आपने याद इसमें बताना है। सिल्क, कॉटन, ठीक है, एंड पेपर, इंडिगो, ये सारी ऐसी आइटम्स थी जो दिल्ली यानी कि इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेडिंग के लिए जाती थी। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, क्वीन एलिजाबेथ। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली। क्या परमिशन ली? राइट टू ट्रेड। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे वो हमारी कंट्री में आना शुरू हुए। अब आपकी बुक में एक और टर्म है मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, मर्सेंटाइल जो है इसको याद रखो क्या होता है। मीनिंग ऑफ मर्सेंटाइल, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। वो क्या करते हैं? दे बाय गुड्स। वो क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं एट चीप रेट एंड सेल एट हाई रेट। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सी ऐसी कंपनीज जो थी वो इंडिया में आई, फॉरेन कंपनीज। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी। ये क्या करती थी? हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल कम रेट पे खरीदती थी और यूरोपियन मार्केट में उसको हाई रेट पे बेचते थे। और जो प्रॉफिट था, ये किसकी पॉकेट में जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी और इनडायरेक्टली इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट, क्वीन एलिजाबेथ की जो गवर्नमेंट। एंड रॉयल चार्टर जो था, रॉयल चार्टर का मतलब होता है परमिशन, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, हमारी कंट्री में और भी बहुत सी पावर्स आई। कौन कौन सी पावर्स आई? डच, याद करो इसको, डच, पोर्टुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? ब्रिटिशर्स। और इस तरह से उन्होंने क्या किया? इनके बीच में जो फॉरेन कंपटीशन था उसको एलिमिनेट किया एंड ब्रिटिशर्स दे कैप्चर द मार्केट। नाउ ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन सिल्क, पेपर, cardamom, cinnamon, textile, silk textile, and in this way we can say that East India Company gained control on the territories of India. Slowly and gradually कंपनी, एक छोटी सी कंपनी आई हमारी कंट्री में और इस कंपनी ने धीरे धीरे आकर हमारे इंडिया में लैंड लेना शुरू कर दिया और उस लैंड पे क्या बनाना शुरू कर दिया? फोर्ट्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है मेकिंग फोर्ट्स ऑन लार्ज स्केल। अब इनको फोर्ट्स क्यों चाहिए थे? जो भी, एक तो फोर्ट्स इसलिए चाहिए थे ताकि ये फॉरेन पावर्स इनके जहां पे भी इन्होंने स्टोर किया हुआ था, सामान स्टोर करते थे, उस पर अटैक ना करें। और इंडिया से जो रॉ मटेरियल ये खरीदते थे उसको पहले स्टोर हाउस में स्टोर करते थे, वहां से इनको कहां पर लेकर जाते थे? पोर्ट सिटीज। और पोर्ट सिटीज से ये शिप में कहां जाते थे? यूरोप में। और इस तरह से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन फोर्ट्स के लिए अपनी आर्मी और अपनी सेपरेट पुलिस उसको अपॉइंट करना शुरू कर दी। अब जब धीरे धीरे ये कंपनीज जो हैं वो अपने फोर्ट्स बनाएंगी, फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया, सोल्जर्स अप्लाई शुरू कर दिए, आर्मी रखी, पुलिस रखी, तो धीरे धीरे जो लोकल किंग्स थे उनको टेंशन होना शुरू हुई। उनको ये डर था कि एक छोटी सी कंपनी जो है वो अपनी प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट पुलिस जो है वो रख रहे हैं और इस तरह से ये उन किंग्स के लिए भी डेंजर बन सकते हैं। और धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं किंग्स और कंपनीज के बीच में क्या होना शुरू हो गया? डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स। और इसका बेस्ट जो एग्जांपल हमने पढ़ा है बैटल ऑफ प्लासी। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। रीजन क्या था बैटल ऑफ प्लासी का? ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में
1757। किनके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पर, ठीक है, सिराजुद्दौला। अब इसके पीछे स्टोरी क्या थी? जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस बढ़ती हुई पावर से बहुत उनको टेंशन हुई और वो चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्रोटेक्शन यानी कि जो फोर्टिफिकेशन है या जो वो सोल्जर्स अपॉइंट कर रहे हैं उनको बंद कर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी एक अलग से पुलिस या अपनी एक अलग से आर्मी जो कि किंग के कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है। सो दिस वाज अ रीजन द डिस्प्यूट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सो लेटर ऑन इन द बैटल ऑफ प्लासी हु वर विक्टोरियस? कौन थे विक्टोरियस? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस थी। नवाब सिराजुद्दौला वाज डाइड इन द वॉर। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बंगाल की जो पावर है वो किनको दे दी? मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला के मिनिस्टर थे, यानी कि इसका मतलब मे भी वो मीर जाफर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए होंगे और उन्होंने, हाँ, लॉर्ड क्लाइव के साथ मिल गए होंगे और सारा जो उन्होंने उनको जिसे हम कहते हैं कि अपनी सिराजुद्दौला की जो प्लानिंग है वो सारा बता दिया होगा ऑलरेडी, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है वो वॉर हार गए। इसके बाद मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मीर जाफर को हटाकर किसको बना दिया? नेक्स्ट मिनिस्टर को बना दिया मीर कासम। अब ये सोचो कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी के साथ भी जो है वो किसी के भी वो मतलब सगे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, मीर कासम जो है उनको बना दिया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आई मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और एक और बैटल हुई। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ बक्सर। अगेन इन दिस बैटल मीर कासिम जो थे, ठीक है, वो हार गए और अल्टीमेटली बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि बंगाल को डायरेक्ट कंट्रोल कर लें, और उन्होंने क्या किया? दे कंट्रोल्ड डायरेक्ट टेरिटरीज ऑफ बंगाल। सबसे पहला एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कौन सा आया था? बंगाल। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? दीवानी, उनको क्या मिल गई? दीवानी, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दीवानी मिली। दीवानी का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। और ये दीवानी जो दीवानी है इनको किनसे मिली? कहां से मिली उनको दीवानी? यस, या डेट नोट करो, 1765 रॉबर्ट क्लाइव ही गॉट दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम मुगल रूलर, क्योंकि अभी भी मुगल डायनेस्टी चल रही थी इंडिया में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। 1765 में ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो गई? इंप्रूव हो। दीवानी के आने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और ज्यादा इंप्रूव हो गई। नाउ दे बिकेम रिच, क्योंकि अब उनके पास क्या थे? सोर्स था। अब इस सोर्स से वो जो है वो अपने जो भी उनके एक्सपेंसेस होते थे, ठीक है, उनको बियर कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। बच्चे इसके साइड पे इंफॉर्मेशन दी गई है। फरमान, पुराने टाइम पीरियड में किंग कोई भी ऑर्डर निकालते थे तो उसको क्या बोलते थे? फरमान। फरमान का मतलब क्या होता है? लीगल ऑर्डर, यानी कि किंग जो है वो कोई भी ऑर्डर निकालता था उसको देन इज पपेट। यहाँ पे पपेट वर्ड का मतलब क्या है? वैसे तो पपेट का मतलब होता है टॉय, लेकिन यहाँ पे पपेट का मतलब है कि सिराजुद्दौला की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को पपेट नवाब बना दिया। पपेट नवाब का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहेगी मीर जाफर को करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये पपेट वर्ड इससे यूज किया गया है। देन इज प्लासी। प्लासी जो वर्ड है, अल्टीमेटली पलासी जो वर्ड है, ये फ्लावर का नाम है पलाश, उससे बना है। मतलब उस एरिया में ऐसे बहुत से ट्रीज थे, ब्यूटीफुल ट्रीज थे, और इसीलिए इस एरिया का नाम जो है क्या नाम पड़ा? पलासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है दैट इज, इसके बाद बच्चे आगे आप आ जाओ, कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। अब आप दो टर्म पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हो नवाब,
जब आप नवाब टर्म पढ़ते हो तो वो इंडियन रूलर हैं, लेकिन उसका एंग्लिसाइज वर्जन का मतलब है, जब ब्रिटिशर्स ये वर्ड बोलते होंगे ना नवाब, तो वो कैसे बोलते थे? नवाब्स। नवाब्स कौन? नवाब्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल, जिनको दीवानी मिली, और दीवानी मिलने से वो इतने रिच हो गए कि उन्होंने अपनी प्राइवेट सेविंग करना शुरू कर दी। और ऐसा एक एग्जाम्पल क्या है, लॉर्ड क्लाइव का एग्जाम्पल है कि लॉर्ड क्लाइव ने भी बहुत ज्यादा मनी इकट्ठी की, और जब ये मनी इकट्ठी करके अपने वापस गए ना, तो वहां पे उनके ऊपर ट्रायल चला। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर कोर्ट केस हुआ और उनका सारा वेरिफिकेशन की गई कि कितनी उनके पास मनी है, कहाँ से आई। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जितना उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, लेटर ऑन लॉर्ड क्लाइव की भी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं थी। तो क्या हुआ था उनका एंड क्या हुआ उनका लेटर ऑन? यस, हाँ, ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो ये लॉर्ड क्लाइव का एंड था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, इंपॉर्टेंट ईयर, कुछ ईयर्स जो है वो नोट करो। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर 1764, इन विच ईयर लॉर्ड क्लाइव कमिटेड सुसाइड? 1774। 10 इयर्स के बाद सोचो ना, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, एक जो है देन एक साल के बाद उनको कंपनी को क्या मिल गया? दीवानी राइट। 1765 रॉबर्ट क्लाइव को, और उसके बाद जब इंडिया में वो रहे, इंडिया में इतनी मनी इकट्ठी करके जब अपनी कंट्री वापस गए, वहां की गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट ट्रायल चलाया, और उनको उनके पास कितनी मनी एक्यूमुलेट हुई और चार्ज लगाया गया, और उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए गए, तो अल्टीमेटली वो इन एलिगेशंस जो है उनको नहीं जो है वो कर पाए होंगे, बियर नहीं कर पाए। सो लेटर ऑन इन 1774 ही कमिटेड सुसाइड। 1774। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब आ जाइए, स्टार्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इन स्टेट्स को, बंगाली यानी कि जो मतलब बंगाल था या बिहार था या ये एरियाज थे, उड़ीसा के एरियाज थे, इन एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव क्या था? बंगाल उनके अंडर आ गया, बिहार उनके अंडर आ गया, और थर्ड स्टेट कौन सी आ गई? उड़ीसा। अब इसके अलावा वो बाकी एरियाज को भी कैप्चर करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की? नंबर 1, सब्सिडरी अलायंस, अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 15। सब्सिडरी अलायंस क्या थी बेटा? सब्सिडरी अलायंस, अकॉर्डिंग टू दिस टर्म इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी। क्या मतलब है इसका? सपोज अगर कोई भी किंग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करता है, तो वो किंग अपनी पर्सनल आर्मी नहीं रखेगा, तो उस किंग को प्रोटेक्ट कौन करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी प्रोटेक्ट करेंगे। और अल्टीमेटली आप खुद सोचो कि उस टाइम पर में किंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ही पैलेसेस में आने का रास्ता दे दिया। धीरे 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 इन किंग्स ने क्या किया? उनकी आर्मी पैलेसेस में आना शुरू हो गई बिना रोक टोक के। उनको रहने के लिए खर्चा, उनके सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो किंग बियर करते थे, और वो टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे किंग थे जो टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते थे। उनको ये लगा कि हम क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ताकि कोई इंडियन किंग्स हम पे अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको ये समझ नहीं आई कि अल्टीमेटली वो किनको प्रोटेक्शन, किनको जो है वो एंट्री दे रहे हैं? फॉरेनर्स को। एंड लेटर ऑन इन्हीं फॉरेनर, इन्हीं कंपनीज ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई पॉलिसी बनाई। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि बाय चांस अगर किंग जो है उनके सोल्जर्स का जो भी खर्चा है या पूरे आर्मी का जो खर्चा है वो नहीं दे पाएंगे, तो उनकी लैंड जो है वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितनी ही किंगडम्स को ग्रैब कर लिया। ग्रैब का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। सो आप ये देखो कि हमारी कंट्री में उस टाइम पीरियड में यूनिटी नहीं थी। अगर इंडियन किंग्स आपस में यूनाइट होकर इकट्ठे लड़ते तो उनको फॉरेनर्स को अपने शेल्टर, अपने पैलेसेस में शेल्टर देने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, ये मतलब। सो दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो साइन करेंगे उनको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन बदले में किंग को क्या पे करना पड़ेगा? सब्सिडरी ड्यूज।
सब्सिडी ड्यूज का मतलब होता है मनी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किंग जो है वो ड्यूज पे नहीं कर पाएगा तो किंग की जो टेरिटरी है, किंग का पैलेस है, वो किसका पार्ट बन जाएगा? कंपनी का पार्ट बन जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल, अब अपने एग्जाम्पल देना, कौन कौन से एग्जाम्पल है सब्सिडरी अलायंस के कि जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब्स को कैप्चर कर लिया? अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 16, द नवाब ऑफ अवध, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, was forced to give half of the area, यानी कि अवध के नवाब को अपना आधा एरिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। कौन से ईयर में? 1801, as he failed to pay the subsidiary forces, सब्सिडी जो है वो ड्यूज नहीं दे पाए थे। देन सेकंड एक और एग्जांपल है हैदराबाद, हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर टेरिटरीज, ठीक है, उनको भी अपनी टेरिटरी, हैदराबाद के नवाब को भी अपनी टेरिटरी जो है वो किसको देनी पड़ी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 16, एक और इंपॉर्टेंट रूलर टीपू सुल्तान, जिनका इंडियन हिस्ट्री में नाम जो है वो बहुत फेमस है, जिनको क्या कहा जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है। इनके फादर का नेम क्या था? हैदर अली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को अपने अंडर कैसे किया? अब आप सोचो कि अब जैसे से आप चैप्टर में आगे बढ़ रहे हो आपको पता लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से एरियाज को कैप्चर किया। नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 अवध, नंबर 5 हैदराबाद, अब आ जाओ मैसूर। तो धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग रूलर्स को कंट्रोल किया। अब हम पढ़ेंगे मैसूर को कैसे कैप्चर किया। टीपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली, ठीक है, और हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान जो है वो किंग बने, मैसूर के किंग बने। एंड लेकिन टीपू सुल्तान की फ्रेंडशिप ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, किनके साथ थी? फ्रेंच के साथ, ठीक है, फ्रेंच, यानी कि ये फ्रेंच जो पीपल है उनके साथ ये फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए। तो जब ब्रिटिशर्स को इस बात का पता लगा, दे बिकेम एंटी ऑफ टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर टीपू सुल्तान फ्रेंच के साथ मिलकर कंट्री में ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रिटिशर्स का लॉस होगा, और इसीलिए वो टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर को क्या करना चाहते थे? कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने फ्रेंच जो कंट्री है, फ्रेंच पीपल है, उनसे मिलिट्री ट्रेनिंग, या उनके पास काफी मॉडर्न वेपन्स थे और काफी जो है वो उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज इनके साथ चलती। सो दिस इज द रीजन व्हाई एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी दे बिकेम एंटी ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। और जो ट्रेडिंग होती थी, टीपू सुल्तान की ट्रेडिंग जो थी फ्रेंच के साथ कौन कौन सी आइटम्स की थी? संदल, चंदन जिसे हम कहते हैं, चंदन की लकड़ी होती है, पेपर, कार्डमम, ठीक है, थ्रू द पोर्ट्स, पोर्ट एरिया से ये फ्रेंच पोर्ट्स में लेकर जाते थे। लेकिन फिर आपने वॉर बतानी, अ फेमस वॉर हेल्ड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस बैटल जो है, इस बैटल को बोलते हैं एंग्लो, हाँ जी राइट डाउन, एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर का मतलब होता है, एंग्लो मींस इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, मैसूर, मैसूर का मतलब होता है मैसूर के रूलर। और ये जो बैटल है, लास्ट बैटल हुई थी बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम। इन दिस बैटल टीपू सुल्तान डाइड, ही वाज किल्ड। कौन सी डेट को उनकी डेथ हुई थी? 4 मई 1799, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट डेट, 4 मई 1799 टीपू सुल्तान was killed, he fought bravely, 1799 4 मई। उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। कहते हैं उनकी जो स्वॉर्ड थी ना, तलवार, उसका वेट बहुत ज्यादा था और कोई ऑर्डिनरी मैन उस तलवार के साथ नहीं लड़ सकता था, ठीक है। और लेटर ऑन बाद में टीपू सुल्तान के जो भी स्वॉर्ड्स हैं या जो भी उनसे मिला, ये कहाँ पे रखा गया है एट प्रेजेंट? लंदन, लंदन के म्यूजियम में रखा गया ये सारा कुछ। इसके बाद इवन ये देखो टीपू सुल्तान टॉय, ये जो है ये भी आज के टाइम पीरियड में अगर आपने ये टॉय देखना हो तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको? कौन से म्यूजियम? यस, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन, ठीक है। तो लेटर ऑन बाद में ब्रिटिशर्स जो है ना, इसको एज अ साइन लेकर गए थे कि देखो हमने इतने इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर जो है उसको मारा है और उनके स्वॉर्ड्स,
और जो जो भी उनसे मिला वो उन्होंने म्यूजियम में रखा ताकि आने वाली जनरेशन को दिखाया जाए कि ब्रिटिशर्स कितने पावरफुल थे ना। तो दिस वाज द एंड ऑफ टीपू सुल्तान। एंड लेटर ऑन बाद में क्या किया ब्रिटिशर्स ने, टीपू सुल्तान से ही रिलेटेड एक और डायनेस्टी वॉडियार्स, WODEYARS, वॉडियार्स जो थे उनको मैसूर का कंट्रोल दे दिया, लेकिन पपेट बना दिया। इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस तरह से मैसूर जो है वो भी इनके अंडर आ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट एरियाज, मराठास। मराठास नेक्स्ट एरियाज, मराठास, वॉर विद मराठास, महाराष्ट्र का एरिया, पुणे का एरिया, ये एरियाज कैसे ब्रिटिशर्स के अंडर आए, अब हमने ये पढ़ना। एंग्लो मराठा वॉर, इन वॉर्स को बोलते हैं एंग्लो मराठा। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, इंग्लिश एंग्लो, मराठा मतलब मराठा के जो एरियाज, महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, ये वाले जो एरियाज थे, ये एरियाज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में कैसे आए, अब हमने ये पढ़ना है। सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर याद रखो, 1782। 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा रूलर्स की आपस में लड़ाई हुई थी। मराठा रूलर्स की जब हम बात करते तो कोई एक किंग नहीं थे, सेवरल किंग्स मेड यूनियन, बहुत से किंग्स ने मिलकर एक कन्फेडरेसी बनाई थी और उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी बैटल हुई थी, जिसको बोलते हैं एंग्लो मराठा वॉर। लेकिन 1782 में, जिसे हम कहते हैं ना जैसे मैच ड्रॉ हो जाता, कोई विनर नहीं होता, ट्रिटी हुई। ट्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो है ना विनर था ना लूजर था, और आपस में इनके बीच में ट्रिटी हुई, इसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ सालबाई। राइट डाउन, कौन से ईयर में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में एक ट्रिटी हुई थी, ट्रिटी ऑफ सालबाई, SALPAI, जिसमें कोई भी क्लियर विक्ट्री किसी की नहीं हुई, यानी कि इनके बीच में ट्रिटी हुई और लड़ाई को बंद कर दिया। लेटर ऑन सेकंड वॉर फिर से हुई, ठीक है, सेकंड मराठा वॉर। इस वॉर में ब्रिटिशर्स दे गेन, कौन कौन से एरियाज उनको मिलिए, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, अब देखो दिल्ली भी कंट्रोल में आ गया हो, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड आगरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड आगरा। ये कौन से ईयर में हुई, 1803, सेकेंड मराठा वॉर 1803। इससे ब्रिटिशर्स को कौन सा एरिया मिला, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड आगरा, जो मराठास के कंट्रोल में थे। फिर थर्ड वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से मराठास को क्रश कर दिया। क्रश का मतलब होता है उनकी पावर को खत्म कर दिया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817, और इस तरह से उन्होंने मराठास की पावर को खत्म कर दिया। एंड दे कंट्रोल द एरियाज, कौन कौन से एरियाज को कंट्रोल किया, साउथ ऑफ विंध्यास। विंध्या मतलब एक रेंज है बच्चे, हिमाचल रेंज है ना, माउंटेन्स की रेंज है, उस रेंज के आसपास के एरियाज को कंट्रोल किया। रेंज एरियाज का नाम रखो। थर्ड मराठा वॉर, इन दिस वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज विनर, एंड कौन से एरियाज को कंट्रोल किया, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्या सतपुड़ा रेंजेस पता ना आपको, नर्मदा रिवर के बाद गुजरात राजस्थान के एरियाज, ये एरियाज अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है। हाँ जी, फिर से अब तक आपने कितने एरियाज पढ़े हैं, सबसे पहले कौन सा एरिया आया, प्लासी, याद है आपको प्लासी, फिर बक्सर, और दीवानी के अंडर उनको 3 स्टेट्स का राइट्स मिला, कौन कौन सा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद फिर उन्होंने कौन सा एरिया किया, मैसूर, अवध, हैदराबाद। अब कौन से एरिया, मराठास के एरियाज कौन कौन से आ गए, पुणे, महाराष्ट्र के एरियाज, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, आगरा और नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। अब आप ईयर देखो, ईयर कहां से शुरू हुए थे, 1757 से इन बिटवीन 1799 टीपू सुल्तान की डेथ हुई, और उसके बाद हम कहां तक पहुंचे हैं, 1817, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर।
नॉर्थ ऑफ विंध्यास, हाँ नॉर्थ, हाँ विंध्यास लिख लो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉलिसी। अब एक और पॉलिसी आपने याद रखनी है, पैरामाउंट पॉलिसी। पैरामाउंट पॉलिसी अभी तक आपने याद रखा सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्लियर है? क्लियर है सब्सिडरी अलायंस? नेक्स्ट आ जाओ पैरामाउंट पॉलिसी। पैरामाउंट पॉलिसी के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन टारगेट क्या था कि इंडिया में जैसे लंदन में सुप्रीम पावर कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ, ऐसे ही इंडिया में भी सुप्रीम पावर किसके हाथ में होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नो डाउट स्मॉल किंग्स विल बी देयर बट दीज किंग्स विल बी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस टारगेट के अंडर उन्होंने और भी कितनी पॉलिसीज बनाई। तो पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट रैंक ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस ईस्ट इंडिया कंपनी दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया में सबसे नवाब के भी ऊपर रैंक किसका, मुगल डायनेस्टी से भी ऊपर किसका रैंक होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाईएस्ट रैंक ऑफ अथॉरिटी, फाइनल पावर। और इस पॉलिसी को कौन लेकर आए थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स who started this policy, paramountcy, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या मतलब है इसका, नंबर 1 कंपनी अथॉरिटी विल बी सुप्रीम। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है उसकी अथॉरिटी क्या होगी, सुप्रीम। नाउ टाइम इज ओवर, रेस्ट आई विल डिस्कस